प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22 से 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा कर रहे हैं। आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना, आप चाइना से ज्यादा पावरफुल हैं। दुनिया जहां का कोई मुल्क नहीं होगा जिसको आपने कर्जा ना देना हो। ठीक है। चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से। ठीक है। तो आपको लगता है कि आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? आज रूस में गूंजेगा मोदी मोदी। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा कजान। इस समिट के लिए आज कजान में दुनिया के दिग्गज नेता जुटेंगे। इस लेवल पर चीन, ईरान और फिलिस्तीन के अलावा आर्मीनिया और अजरबैजान भी होने वाले हैं। फॉरेन पॉलिसी इतनी बड़ी है, देख लें, आपने भी खुद कहा कि क्वाड हो गया, एशियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, SC हो गया। वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं कि वो ना हो। वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है तभी वो उसमें ऐसा गेस्ट होते हैं। जैसे मोदी साहब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी गेस्ट है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में इस बार आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स के अंदर एक ही कंट्री ऐसा है और वो है इंडिया, जिसके आपके यूक्रेन जेलेंस्की के साथ और रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना उनके। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हाउ पावरफुल मिस्टर मोदी है। मोदी साहब ने 30 घंटे के लिए वार रुकवा दी ना, हालांकि वो रशिया के ओपोनेंट यूक्रेन में जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जब वो वहाँ मतलब हवा में थे और लैंड करने वाले थे तो रशिया के 6 तैयारों ने उनको प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो है ही, साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात की संभावना है। बताया जा रहा है कि कजान में चीनी राष्ट्रपति से इस बार हाथ तो मिलेंगे और हो सकता है यहाँ दोनों नेताओं के बीच में बात भी हो। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के साथ भी मुलाकात की संभावना है। मोदी डेफिनेटली पिछले 10-15 साल में जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने इंडिया को आसमान की बुलंदी पे ले चुके हैं, ले जा चुके हैं। लेकिन तब उनके पास, इंडिया के पास न्यूक्लियर नहीं था। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेगा न्यूज़ में आपका स्वागत है। पीएम मोदी सुबह 7 बजे रशिया के लिए निकल चुके थे। दोपहर को 1 बजे पहुंच गए। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं कजान में, और वो चीन के साथ और अन्य देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स करने की संभावना है। क्या चाइना के साथ भारत के रिश्ते सुधर सकते हैं? कमेंट करके बताओ मुझे। पाकिस्तान के लोग उस पर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। ब्रिक्स कितनी इम्पोर्टेंट है, SCO से अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? देखिए, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। SCO भी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब SCO के जो मेंबर थे वो 10 मुल्क थे। अब उसके अंदर जो सबसे अहम 3 मेंबर थे वो उसमें शामिल थे। लाइक वाइज सेम सिनेरियो अप्लाई हो रहा है ब्रिक्स के ऊपर। वही अहम कंट्रीज वहाँ पे भी हैं। वहाँ पे भी हैं, लेकिन वो जो कंट्रीज हैं वो डिसीजन मेकिंग कंट्रीज हैं। मतलब वो ऐसी कंट्रीज हैं जो डिसीजन लेते हुए ना उनका इन्फ्लुएंस बाहर किसी सुपर पावर की तरफ नहीं होता। ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स इधर SCO के अंदर पाकिस्तान भी एक मेंबर है जिसकी फॉरेन पॉलिसी में USA का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। अब ब्रिक्स के जो मेंबर हैं उनके अंदर ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस USA की वजह से होता हो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे। ठीक हो गया। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग बड़े पैमाने पे और बहुत बड़े डिसीजन हो सकते हैं। जैसे मेंबर है, मतलब ब्राजील है, इसके अलावा मेरे नजदीक जो सबसे अहम है इसमें रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है। ये सबसे ज्यादा अहम है। और इस टाइम मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अब रशिया है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी ना USA के ऊपर वो कहने पे इन्फ्लुएंस होनी है। इंडिया है, उसकी फॉरेन पॉलिसी भी नहीं इन्फ्लुएंस होनी USA के कहने पे। इनके जो मौजूदा मेंबर हैं मेन, इंडिया, रशिया, चाइना। ठीक है। अब 2 पहलू से ये इवेंट बहुत अहम है। ब्रिक्स होने से आज के दिन में आप देख लें, इंडिया और चाइना का जो बहुत बड़ा इशू 1-2 सालों से चल रहा था वो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख का बाउंड्री लाइन का, जिसकी वजह से साफ इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच होती है। तो इंडिया अपनी सोवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है। पाकिस्तान इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और इंडिया की टर्मिनोलॉजी में इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक हो गया। अब आज के दिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कि चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर अपनी मशकें नहीं करेंगे। उन्होंने अपने फौजी विड्रॉ किए हैं। अच्छा। तो इंडिया, देखो अब हो क्या रहा था, हो ये रहा था चाइना दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया को ऐसा कंपटीशन भी देखता है क्योंकि वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, वो भी 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, वो भी 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। वो प्रोड्यूसर हैं, ये कंज्यूमर हैं। ठीक है। अब चाइना के वेस्ट के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं नहीं, उनकी सबसे बड़ी जो मार्केट थी वो इंडिया थी। पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो पिछले 1 साल में मामलात हुए, जो वहाँ पे मतलब हाथापाई चली है, गर्मा गर्मी, इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया। अब 1.5 बिलियन यूजर टिकटॉक का बैन कर रहे हैं
तो सोचें कितना बड़ा धक्का लगा होगा और ये इकोनॉमी तो को। सिर्फ टिकटॉक है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनी है जो बैन कर दी गई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजें, और उन्होंने कहा आप जाओ यहाँ से, आप हमारी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमें आपके साथ ट्रेड करना ही नहीं। ठीक है, अगेन वही बात, टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठे नहीं चलेंगे। ठीक है। और ये सारी सूरत यूरोप देख रहा है, क्या कर रहा है यूरोप? यूरोप और जो वेस्ट है वो मजे ले रहा था। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो यूएसए है सुपर पावर, जो अगला इमर्जिंग सुपर पावर है वो आपका रशिया या चाइना कह लें। चाइना पहले क्योंकि इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, देन रशिया, ठीक है, देन आपका आ जाता है इंडिया। पेरिस की उस लाइन में जरा रफ्तार लगा रहा है, ठीक है, तो वेस्ट तो मजा ले रहा था। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एग्रीमेंट साइन हो गया है, अगेन क्या होगा कि ट्रेड की बहाली होगी, विच इज नॉट गुड और हेल्दी फॉर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट परेशान हो गया। परेशान हो गया। चाइना को अपनी मार्केट दोबारा मिल जानी है, ठीक है। ऐसा ऐसा मामला पॉजिटिविटी की तरफ जाने ठीक है, इसके ठीक है, अब ब्रिक्स से पहले ही ये अचीवमेंट हासिल हो गई है, तो ब्रिक्स के अंदर पता नहीं और क्या नई अचीवमेंट्स हासिल होने जा रही हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइना एंड इंडिया। ठीक हो गया। क्योंकि आइस ब्रेक तो पहले हो गई। पहले ब्रिक्स के अंदर ये डर था क्योंकि इंडिया तब तक बात नहीं करना चाह रहा था जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मामला खराब है। ठीक है, अब वो तो हो चुके हैं हल, चाइना मान गया। मान गया। अब उनके आगे मजीद नई जो चीजें होनी है वो होने नए प्रोजेक्ट्स को लेके। ठीक हो दूसरी जो प्रॉब्लम चल रही है वो रशिया यूक्रेन वॉर की चल रही है। अब ब्रिक्स के अंदर एक ही कंट्री ऐसा है और वो है इंडिया, जिसके आपके यूक्रेन जेलेंस्की के साथ और रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना उनके, तो वो ये वार स्टॉप भी करा सकते हैं। जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हाउ पावरफुल मिस्टर मोदी इज, कि जब उन्होंने यूक्रेन को विजिट किया तो फॉर 30 आवर्स 30 घंटों के लिए उनका वहाँ पे कयाम था। मैं कुछ गलत हो सकता हूँ घंटों में, पर मेरे नॉलेज में 30 घंटे हैं। ठीक है, तो उन 30 घंटों में यूक्रेन के अंदर 2 सालों बाद, मतलब विद इन 2 साल के अरसे में वाहिद वो 30 घंटे थे जब कोई फायरिंग ही नहीं हुई, यानी एक रशिया गोली की भी तरफ नहीं से कोई चली, अटैक नहीं हुआ। मिसाइल वो चीजें तो छोड़ दें, एक गोली भी नहीं चली पिस्टल की। वो क्यों? क्योंकि इंडिया इतना ऑन करता है, मतलब रिस्पेक्ट करता है इंडिया के प्रेसिडेंट को रशिया, कि उन्होंने कहा कि उनके ऑनर में हम इस कंट्री के ऊपर इन 30 घंटों में फायरिंग नहीं करेंगे। तो इट मींस कि मोदी साहब ने 30 घंटे के लिए वार रुकवा दी ना। ठीक हो गया। एक ये चीज है, टेम्परेरी इसके तो रुक अलावा जब गई। वो जा रहे थे तो हमने खबरें सुनी कि प्रोटोकॉल रशिया के जहाज से और ये सब जी चीजें। बिल्कुल। अब हालांकि वो रशिया के ओपोनेंट यूक्रेन में जा रहे ठीक है। हैं, उसके बावजूद भी जब वो वहाँ मतलब हवा में थे और लैंड करने वाले थे तो रशिया के 6 तैयारों ने अच्छा। उन्नको प्रोटोकॉल दिया एयर में। यानी मतलब उन्होंने इंडिया कहा के हम प्राइम रिस्पेक्ट मिनिस्टर करते हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल दे रहे हैं रशिया के रशिया। जहाज। तो अब यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन अ पोजीशन, ही इज पावरफुल एनफ कि वो ये वार रुकवा सकते हैं। ठीक हो गया, रशियन साइड पे तो उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो साफ ज़रा वेस्ट के इंटरेस्ट है यूक्रेन को लेके, ठीक है। वहां से प्रॉब्लम है। इवन बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान में बच्चा ये कहता है जी हमारे साथ तुर्की खड़ा है, हमारे साथ नहीं, कश्मीर नहीं, के मामले में हमारे साथ तुर्की खड़ा है। तो अब तुर्की कहीं पे भी मुझे बताएं कि यार ये रिसेंटली तो कश्मीर के मामले में स्टेटमेंट दी है तुर्की ने। आप बात समझें, अगेन ये वही वाली बात है कि हम तुर्की की प्रॉब्लम तो नहीं है अच्छा। कि वो हमारे लिए आवाज उठाए यूनाइटेड नेशन में जाके, ठीक है, वो इस तुर्की के वो हमारी आवाज उठाए, वो अपनी आवाज उठा जाए, बड़ी बात है। ठीक है। अभी दुनिया के अंदर इस टाइम इसराइल और पैलेस्टीन वार चल रही है, ठीक है, ईरान उसके अंदर इन्वॉल्व है, हाँ। मिडल ईस्ट पूरा इन्वॉल्व है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया वार चल रही है, ठीक है, आपके मतलब कई मुल्कों के अंदर रिजीम चेंज हो चुका है, लाइक बांग्लादेश, लाइक पाकिस्तान, बहुत कुछ हो रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में। तुर्की कहाँ स्टैंड कर रहा है? ठीक हो गया, टर्की इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट कि उनके कहने पे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक हो हाँ, गया। अगर प्यूटन आवाज उठाता है ओहो। कि जो पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर का जो मामला है उसका इम्पैक्ट है, ठीक है, यूएसए का कोई प्राइम प्रेसिडेंट उठाता है आवाज, उसका इम्पैक्ट है। ठीक है। वो इस टर्की के वो आवाज उठा ले, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ना है? यानी इसलिए अगर मैं तुर्की कह रहा हूँ पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले भी ले और दूसरे नंबर पे लिया भी है ना, आप सिर्फ हाँ, एड एक दूसरे को भेज देंगे, ठीक है, तो एड का क्या हमने करना है? ये मतलब चीज है। उनकी वो डिफेंस के हवाले से या एक स्टेटमेंट के कुछ लोग होते हैं जिनकी इतनी सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर होती है कि उनकी एक स्टेटमेंट से एकदम निजाम बदल जाता है। ठीक हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कंटेक्स्ट के अंदर, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर तैयब उर्दुगान की वो इंपॉर्टेंस नहीं है।